नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन को कब्जे में ले लिया है। वहां के राष्ट्रपति पहले ही अपना वतन छोड़कर भाग चुके हैं। काबुल में तालिबान के झंडे लहरा रहे हैं और काबुल एयरपोर्ट पर दहशत मची हुई है। हर कोई अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहता है। सोमवार सुबह काबुल एयरपोर्ट की जो तस्वीरें सामने आईं वो हैरान करने वाली हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोग देश छोड़ने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। सोमवार को हवा में उड़ते प्लेन से गिरकर 3 लोगों की मौत भी हुई। ये एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट था। लोग इसकी बॉडी पर लटक कर यात्रा कर रहे थे। काबुल शहर के आसमान में उड़ते प्लेन से गिरते लोगों का ये वीडियो सामने आया है। इसमें एक के बाद एक उड़ते जहाज से सैकड़ों फीट की ऊंचाई से लोग नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक देश छोड़ने के लिए ये लोग मिलिट्री प्लेन के टायरों के बीच में खड़े हो गए थे। काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही प्लेन हवा में पहुंचा, ये लोग हवा का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और एक एक कर नीचे गिरने लगे। शहर के लोगों ने इन्हें गिरते हुए देखा। हालांकि इनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई है। फिलहाल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों के कंट्रोल में है। एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में 5 लोग मारे भी गए हैं और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें एयरपोर्ट पर कुछ लाशें नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आज सुबह से लगातार हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट है। उड़ान भरते टाइम इसमें जो लोग अफगानिस्तान छोड़ के जाना चाहते थे वो किस तरह इस जहाज पर सवार होने की जद्दोजहद में थे, आप तस्वीरों में देखिए। रनवे पर दौड़ते जहाज के साथ लोग पैदल दौड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस दौड़ते जहाज पर सवार होकर आसमान में उड़ जाएं और किसी भी तरह से अफगानिस्तान को छोड़ दें। तस्वीर और भी सामने आई हैं। कुछ लाशें अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर नजर आईं। बताया जा रहा है गोलीबारी में 5 लोग मरे हैं और कई लोग जख्मी हुए। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं रनवे और उसके आसपास जो पूरा इलाका एयरपोर्ट का है, हजारों की तादाद में लोग जमा हैं। तीसरी तस्वीर भी वहां जमा लोगों की भीड़ दिखा रही है। चौथी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अफरा तफरी का आलम है, लोग परेशान हैं। हर एक का मकसद इस वक्त अफगानिस्तान छोड़कर कहीं दूर सुरक्षित निकल जाना है। अमेरिकी फौजियों के कब्जे में इस वक्त काबुल एयरपोर्ट है। कुछ ही उड़ानों को परमिशन है, लेकिन जो लोग इस वक्त तालिबानी हुकूमत से डरे हुए हैं, वो आने वाले वक्त में तालिबानी के कत्लेआम से डरे हुए हैं। अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन ये वहां पर हर एक को नसीब नहीं है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के हमले के बाद कब्जा हुआ और अब वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों की मुश्किलें बेतहाशा बढ़ गई हैं। यहां रहने वाला हर भारतीय वतन वापसी चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट काबुल भेज दिया है। रविवार को भी 129 भारतीयों को दिल्ली लाया गया। कुछ अफगान सांसद और डिप्लोमेट्स भी भारत पहुंच चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विदेश मंत्री S जयशंकर से अपील की है कि अफगानिस्तान से 200 सिखों समेत सभी भारतीयों को जल्द वापस लाने की व्यवस्था करें। उधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम अफगान सिख और हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम उन लोगों की भारत में वापसी की हर सुविधा देंगे। तो आखिरकार तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हथिया ही ली। तालिबानियों के डर ने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। अब आपको दिखाते हैं इस संगठन के 4 बड़े मजबूत चेहरों को और इन चेहरों के बारे में आपको कुछ जानकारी भी देते हैं। पहला चेहरा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो नए लीडर के तौर पर दावेदार माना जा रहा है। फिर दूसरा चेहरा देखिए, हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, जो संगठन के सबसे वफादार नेताओं के रूप में जाना जाता है। तीसरा चेहरा
मोहम्मद याकूब, जो विद्रोही अभियानों का चीफ कहलाता है। याकूब तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर का बेटा है। और चौथी तस्वीर सिराजुद्दीन हक्कानी की है, जो वित्तीय और संगठन की संपत्ति की देखरेख करता है। इन चार नामों ने तालिबान को अफगानिस्तान में मजबूत संगठन के रूप में स्थापित किया और सत्ता पलटने में भी अब तालिबान कामयाब हो गया है। अफगानिस्तान की जमीन को कई दशकों से जंग का मैदान बनाकर रखने वाले तालिबान ने खौफनाक ताकत हासिल कर ली है। लेकिन इससे जुड़े कई सवाल भी हैं। और सवाल ये कि दरअसल तालिबान पैदा कैसे हुआ, तालिबान का उदय कैसे हुआ। 90 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय हुआ। अफगानिस्तान में उस वक्त सोवियत संघ की सेना मौजूद थी। अफगानिस्तान में इन तालिबान ने 1994 में अपनी दस्तक दी। शुरुआत में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के चलते तालिबान को देश में लोकप्रियता भी हासिल हुई। 1995 में तालिबान ने ईरान सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा भी किया। 1996 में अफगानिस्तान की बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को हटा दिया। 1998 तक 90% अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। तालिबान पर मानवाधिकार उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे। 2001 में अमेरिकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने पनाह दी। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने से तालिबान ने साफ तौर पर इनकार किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला उमर की सरकार को गिरा दिया। उमर और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए। लेकिन इसके बाद तालिबान फिर से पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा। 85,000 लड़ाके इसमें शामिल हुए। 15 फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान ने समझौता किया। समझौते के तहत अमेरिका ने सेना को वापस बुलाया। तालिबान ने आतंकियों से संपर्क खत्म करने का वादा पूरा नहीं किया। महज 103 दिन में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदुस्तान में रह रहे अफगानी चिंतित हैं, क्योंकि उनके चाहने वाले कई लोग अब भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने बात की सईदुल्लाह खान से, जो ऑल इंडिया पख्तून जरगाए हिंद के प्रेसिडेंट भी हैं। इनका परिवार अफगानिस्तान से आकर हिंदुस्तान में बसा था। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हुए हैं और दूसरे मुल्क में जो लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं। राजधानी भोपाल में भी एक ऐसा परिवार है जो अफगानिस्तान से आकर हिंदुस्तान में बसा था। सईदुल्लाह खान साहब हैं। सर, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, वहाँ पर तालिबान कब्जा कर रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो हमेशा से चला आ रहा है और तब्दीली तो होती ही रहती है। और लड़ाई जो है वो तो कुर्सी की है, चाहे तालिबान हो या अशरफ गनी साहब हो। वहाँ जो लड़ाई है वो कुर्सी की लड़ाई है। तालिबान कुर्सी पहले आ गए थे, कब्ज़ा कर लिया था, फिर कर लिया। तालिबान कब्ज़ा करे या उनकी हुकूमत रहे या किसी की भी हुकूमत रहे, पर शांति होना चाहिए, अमन चैन होना चाहिए, कट्टरवाद नहीं होना चाहिए। जो अभी तालिबान वहाँ पर है तो वहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं। वहाँ के एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी डरावनी आ रही हैं। आपके वहाँ पर कुछ रिश्तेदार हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई हो? नहीं हुई कभी तो, ना किसी का फ़ोन आया ना हम किसी का फ़ोन रिसीव। ऐसे हालात में तो हम बात करते भी नहीं हैं। गाँव में रहते हैं, देहातों में वो लोग सब। कंधार के आसपास जो देहात है, मेरे ससुराल के रिश्तेदार हैं वो लोग सब। मेरे ससुर कंधार से ही आए थे। कोई 1936 में आए थे, फिर वो अकोदिया मंडी में नमाज़ पढ़ाने लगे थे। धार्मिक गुरु थे वो, मौलाना गुलाम रसूल साहब कंधारी। मेरे वालिद भी अफ़गानिस्तान से आए थे। हम लोगों का सबका ब्लड वहीं का। तो हम तो यही चाहते हैं कि हुकूमत अगर तालिबान की भी रहती है तो हिंदुस्तान ने जो एहसानात किए हैं अफ़गानिस्तान के साथ और जो मदद की है वो इनको हिंदुस्तान से दोस्ती बना के रखना चाहिए और अच्छे ताल्लुकात बना के हिंदुस्तान से रखना चाहिए। तो अफ़गानिस्तान का फ़ायदा है, अफ़गानिस्तान तरक्की करेगी। ये जानना चाहूँगा, आप लगातार अफगानिस्तान जाते रहे, आखिरी यात्रा आपने कब की थी और किस तरीके से? आखिरी रास्ता 6 साल, आखिरी यात्रा 5-6 साल पहले हुई मेरी वाइफ को लगे था। मैं उनके रिश्तेदारों से मिला नहीं। 80 साल बाद हम लोगों का मिलन हुआ है। 80 साल बाद वो ना आते थे ना हम लोग जाते थे। ग्वालियर चंबल में आया सैलाब अब थम चुका है,
लेकिन ये सैलाब अपने पीछे काफ़ी कुछ छोड़ गया है और इनमें सबसे अहम वो बही हुई सड़कें और पुल हैं जिन पर अब जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जो पुल बहे हैं वो बीजेपी के शासनकाल में बने थे। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब संकट था तब कांग्रेसी कहां छिपे थे। ग्वालियर चंबल के सैलाब में ताश के पत्तों की तरह रहे ये पुल अब सियासत के काम आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल में आई बाढ़ में कई सड़कें और पुल बह गए। सैलाब थमने के बाद अब इन धाराशायी पुलों को लेकर सियासी बयानों की बाढ़ आ गई है। पुलों को भी अब कांग्रेस और बीजेपी के पुलों में बांट दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बने पुल ही धराशायी हुए हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल के पुलों का बाढ़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। गोविंद सिंह का आरोप है कि 1982 में अर्जुन सिंह सरकार में सिंध नदी में मेहंदा घाट पर बना पुल आज भी खड़ा है। दिग्विजय सरकार में सिंध पर लाहौर में बने पुल को बाढ़ हिला भी नहीं पाई, जबकि बीजेपी की सुंदरलाल पटवा सरकार में बना दतिया का सेवड़ा पुल ढह गया। शिवराज सरकार के समय बने रतनगढ़, लांच, भिंड, लाहौर पुल बाढ़ में ढह गए हैं। गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार में बने पुलों को भ्रष्टाचार के पुल करार दिया है। अर्जुन सिंह जी के समय बना था 1982-83 में सिंध नदी पर मेहंदा घाट का पुल, वो पुल सुरक्षित रह गया। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 2002 में पर्राज गांव लाहौर विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसका पुल बच गया। जो पुल बने थे इससे सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार करती है और कांग्रेस की सरकार के 2 बनाए गए पुल दोनों सुरक्षित है। रिकॉर्ड में आप चीफ इंजीनियर ग्वालियर से बात कर ले, उनके रिकॉर्ड मिल जाएगा। इधर बीजेपी ने पुलों की सियासत को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि बयानबाजी कर रहे कांग्रेसी पहले ये बताएं कि संकट के समय वो कहां थे। ये जो आज जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उस संकट में कहां थे? उस समय हमारे सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक से लेकर भाजपा का एक एक योद्धा उस संकट में कोविड में लगा था। ये कहाँ गए थे उस समय? लेकिन पुलों पे तो सवाल खड़े। तो मैंने आपको बोला ना, इसकी तो मतलब पूरे पुलों के जांच के आदेश कर दिए। मैंने खुद ने बात की थी लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता भी और मंत्री भी हैं। ग्वालियर चंबल में आया सैलाब दर्द भरी कहानियों के मलबे अपने पीछे छोड़ गया है और मलबों पर सियासत का पुराना रिवाज रहा है। पुल ढहने पर शुरू हुई सियासत को उसी से जोड़कर देखा जा सकता है। प्रहलाद सेन, कंसल न्यूज, ग्वालियर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। भारतीय सियासत की सबसे बड़ी शख्सियतों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति के वो मानदंड गढ़े जिन पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं है। आइए अटल जी के राजनीतिक जीवन की एक झलक देखते हैं। चाल में दम, हौसलों में उड़ान और इरादे अटल। ये हैं युवा अटल, जिनमें पिता की कविताओं की कोमलता थी तो इरादे अडिग और व्यक्तित्व ओजस। परिपक्व हो चुके अटल शामिल हुए आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। साल 1942 में और अटल बन गए पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी। संघ में रहते हुए उन्होंने राष्ट्रधर्म, वीर अर्जुन और पांचजन अखबारों में लिखना शुरू किया। ये तो शुरुआत थी विचारों में गहराई की, देश से लगाव की और भावनाओं में उबाल की। देश में आजादी की लहर फैली हुई थी तो भला बुलंद इरादों की अटल कैसे पीछे रहते। वो इस आजादी की आंधी में कूद पड़े और 1942 में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। इसके लिए उन्हें 23 दिन की जेल भी हुई। ये राजनीतिक यात्रा तब्दील हुई राजनीतिक सफर में।
इस यात्रा के बाद उनका संपर्क हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी से और वो बहुत जल्द मुखर्जी के फॉलोअर्स में शुमार हो गए। साल 1957 में उन्होंने दूसरी लोकसभा का चुनाव लड़ा और विजयी रहे और इसी साल भारतीय जनसंघ पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर भी बने। 1962 में वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1967 में चौथी लोकसभा का चुनाव जीता। लोकसभा में यह उनकी दूसरी पारी थी। साल 1968 में वाजपेयी को पार्टी की जिम्मेदारी संभालने का दोबारा मौका मिला। इस समय तक जनता पार्टी भारतीय जनसंघ में तब्दील हो चुकी थी। 1971 में अटल जी ने अपने जन्मस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ा और विजयी रहे। इसके बाद लगातार साल 1980 और 84 में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। जन्म स्थल से ही मिली करारी हार के बाद उन्होंने यह तय कर लिया कि वो ग्वालियर से कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई विदिशा संसदीय सीट से। साल 1991 में उन्होंने यहां भानु प्रताप शर्मा को 87,000 वोटों से हराया और लोकसभा पहुंचे। कार्यकर्ताओं के दिल में जगह बनाना अटल जी बखूबी जानते थे। शायद इसीलिए आज तक विदिशा के पार्टी कार्यकर्ता उन्हें भूल नहीं पाए हैं। इसके बाद अटल जी लगातार चुनाव जीतते रहे। लोकसभा का 10वां चुनाव जीतने के बाद वो 11वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के लिए। इसके बाद यह माना जाने लगा कि 13 का आंकड़ा बीजेपी के लिए अनलकी है। लेकिन इसी 13 ने साल 1999 में अटल जी को 13वीं लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने का तीसरा मौका दिया, जिसके बाद बीजेपी ने दी पूरे देश को 5 साल की अटल सरकार। सफाई में अव्वल रहने वाले इंदौर को एक और सौगात मिली है। यहाँ के राला मंडल अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू की गई है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने उद्घाटन कर इस नाइट सफारी का लुत्फ भी लिया। भोपाल के वन विहार के बाद इंदौर में ये प्रयोग किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर में अब नाइट सफारी की शुरुआत हो गई है। मंत्री तुलसी सिलावट ने ही फीता काटा और पर्यटक की तरह खुद नाइट सफारी का आनंद लेते दिखे। इस दौरान चीतल, हिरण, खरगोश और नील गाय जैसे जानवरों के दीदार भी हुए। रात में राला मंडल की खासियत यह भी है कि यहाँ 782 मीटर की ऊंचाई पर बने शिकारगाह पर पहुंचने बाद नजारा अलग ही होता है। यहाँ से इंदौर शहर रात में लाइट से जगमग दिखाई देता है। शिकारगाह पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्ते पर 2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। ये सफर भी रोमांच से भरा होता है। सरकार का संकल्प है कि ऐसे पवित्र स्थान का राला मंडल जैसे, जो कि 234 हेक्टेयर में विकसित है, इसका उन्नयन भी होगा, इसका विकास भी होगा, इसकी प्रगति भी होगी और इंदौर वासियों को एक नया पर्यटक के रूप में, एक नए पर्यावरण के रूप में यह स्थान चिन्हित होकर उनको मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वन विहार में नाइट सफारी की शुरुआत की गई थी। अब ये प्रयोग इंदौर में किया गया है। राला मंडल देश की एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जो बारिश में भी खुली रहती है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 300 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां और 400 से ज्यादा प्रजाति के औषधीय पेड़ हैं। वहीं नीलगाय, चीतल, कृष्णमृग, चिंकारा, बारहसिंगा जैसे वन्य प्राणी के अलावा 62 प्रकार के पक्षी भी देखे जाते हैं। मैंने इतनी संख्या में लोग आएंगे कि यहाँ पर बहुत सारी साधन भी अपने को जुटाना पड़ेगा, कई चीज़ें यहाँ पर और अन्य करना पड़ेगी, क्योंकि क्या है पर्यटक स्थल इस टेकरी मात्र से नहीं होगा, यहाँ पे अन्य सुविधा भी जुटाना पड़ेगी। कहीं ना कहीं हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि के नाते विजय शाह जी के नेतृत्व में और तुलसी भाई के नेतृत्व में मेरा भी ये प्रयास होगा कि यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या सुधार के लिए सहयोग दे सकते हैं, क्या क्या वन विभाग को हम लोग बता सकते हैं कि ये काम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर और लोग आएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर यह बड़ी सौगात इंदौर को मिली है। आगे इसका बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ एक पुलिस चौकी बनाई जाएगी।
महिला गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। नाइट सफारी की शुरुआत के साथ ही यहां 1.5 करोड़ की लागत से एक खूबसूरत बटरफ्लाई पार्क भी बनाया जाएगा। शिकारगाह को देवगुराड़िया पहाड़ से जोड़ने के लिए रोपवे बनाकर केबल कार भी चलाई जाएगी। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। चलिए आप भी इंदौर आइए तो इस नाइट सफारी के मजे जरूर लीजिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।